जगत से बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। बिल्कुल ये मुद्दा नहीं है, बिल्कुल ये मुद्दा नहीं है। डॉक्टर जीनत जी और डॉक्टर जीनत जी, अनुज जी और विनोद जी, सबसे रिक्वेस्ट है, ये विषयांतर होकर के बात हो रही है। मेरा नंबर आने दीजिए, मैं चुपचाप कर रहा हूँ। अगर आप सच में न्याय की बात करते हैं तो मेरा नंबर आना चाहिए। बिल्कुल बीजेपी वालों को, मुझे एक थोड़ी सी इन बीजेपी वालों को, इन भारतीय जनता पार्टी को नॉलेज बता दीजिए, नॉलेज दे दीजिए। अरे डॉक्टर जीनत जी, थोड़ा शांत हो जाइए। ये बीजेपी वाले दीवारों पे लिखते हैं रात को, ये बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दीवारों पे लिख के आते हैं। आपके पास कोई रिकॉर्ड है? आपके पास कोई रिकॉर्ड है? आपके पास कोई रिकॉर्ड है? बहन जी के आवाज में, माधव साहब की आवाज में, मतलब है इसका क्या ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी दिल्ली जाएगा, क्या मतलब है इसका? ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम गठजोड़ जब तक कांग्रेस के साथ गठजोड़ रहेगा, क्यों नहीं होगा? जातिवाद और धर्म बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आप राजनीति की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे, जातीय प्रमाण पत्र हमारा संविधान देता है। विनोद शर्मा और अनुपम जी और गिरीश जी नहीं देते, न शशि पांडे देते, न निखिल देते। संविधान हमें जाति प्रमाण पत्र बनाकर देता है। ये संविधान की बात है, ये लोकतंत्र की बात है। कैश करने की बात बोल रहा है। प्रमाण पत्र इसलिए नहीं मिलता कि उसको कैश किया जाए, उसलिए मिलता है ताकि आपके हक आपको मिल सके। उसको यूज नहीं करा जाता। नहीं, डॉक्टर जिन्नत साहिबा जी को बहन जी का बनाया हुआ पार्क दिखा, बहन जी का बनाया हुआ गौतम बुद्ध नगर नहीं दिखा, राजकीय पीजीआई अस्पताल नहीं दिखा, 4 इंटर कॉलेज नहीं दिखे, 2 यूनिवर्सिटी नहीं दिखी, बुद्धा सर्किट नहीं दिखा, विश्व पटल पे हाईवे नहीं दिखा, हाईवे नहीं दिखा। ये बहुत विषयांतर होकर लड़ाई हो रही है, ये कोई डिबेट नहीं है। बता दीजिए कि पार्क में इतने हाथी बनाना या अपनी स्टेचू बनवाना, वो कहाँ का? ये सरकारी पैसा वहाँ पे खराब करने का। सरदार पटेल की मूर्ति बनवाना लॉजिक है। आप सभी लोग शांत हो जाओ। आप सभी लोग विनोद जी सरदार पटेल, आप अपनी चाइना से आप ये बताइए, सरदार पटेल की मूर्ति का क्या लॉजिक है? सरदार पटेल की मूर्ति का क्या लॉजिक है? सरदार पटेल चाइना से क्यों आए? आप अपनी बहन जी को सरदार पटेल बहन जी ने अपना इतिहास खड़ा कर दिया तो आपको दर्द हो गया। आप चाइना को पैसा दे रहे हो, जिसको आप लाल आंख दिखाते थे, आज उससे दोस्ती कर रहे हो। पाकिस्तान का बिरयानी खाना है, पाकिस्तान बिरयानी खाना। तो इसका मतलब गलत है। अपने बराबर के देशों में प्यार मोहब्बत फैलाना क्या गलत है? नफरत ही फैलाना है। नहीं तो फिर लाल आंख उसको निकाले थे चुनाव से पहले। हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। क्योंकि ये जिस तरीके का डिबेट हुआ है ना, बहुत ही दुखद हुआ। मतलब इस तरीके के विषयांतर होकर के आपस में लड़े, हमारी बातों ने सुने, हमारे सवाल को जवाब न मिले, आपस में लड़ते रहे, ये मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि क्या आखिर है। ये हमने जब शुरू में ही कहा था कि हमारा जो डिबेट होता है, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा जी। हमने शुरू में ही बहुत बड़ी नाकामी है जी कि वो सिर्फ उन्हीं मुद्दों को उछाल रहा है या उन मुद्दों के ऊपर बात कर रहा है जिनको भाजपा खुद भी चाहती है। भाजपा चाहती है कि सिर्फ जातिवाद पर बहस हो, सिर्फ धर्म पर बहस हो। लेकिन मेरा गाजियाबाद में साहिबाबाद सीट पे इतना अच्छा अनुभव रहा, वहां पर हमने एक मुद्दा उठाया कि इस शहर को एक स्कूल, कॉलेज और स्टेडियम चाहिए। इस मुद्दे को जनता ने बहुत सराहा है। हम जिस किसी भी घर में गए, हमने कहा विकास के मुद्दे पर बहस को नहीं लेकर आएगा, बीजेपी के टर्फ पर ही खेलेगा जो कि धर्म की टर्फ है। तब तक कहीं पर भी डिबेट सकारात्मक नहीं होगी और विपक्ष इसी तरह से जनता के द्वारा नकार दिया जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विनोद जी और डॉक्टर जीनत जी। मुद्दे पे थोड़ा सा हम जिससे सवाल कर रहे हैं वही जवाब दें। आप लोग थोड़ा सा आपस में अपनी माइक को म्यूट करके रखिए और आपस में न लड़िए। समय बहुत कम है, हम जो बातें उठाना चाह रहे थे उस मुद्दे को बिल्कुल नहीं उठा पाए, न बात कर पाए। समय भी निकल गया लगभग और हम कुछ नहीं कर पाए। छोटा सा 1-2 सवाल लूंगा और समय समाप्त करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा शांति बना कर रखें। मैं आपसे बात करता हूँ गिरीश जी, जो
55 सीटों में चुनाव है 14 तारीख को, उसमें देवबंद की सीट बहुत ही हॉट सीट मानी जाती है। सहारनपुर की देवबंद की सीट सबसे हॉट सीट मानी जाती है और पिछली बार आप उससे आपके हाथ से वो खिसक गई। अब की बार आपने फिर से उस सीट पे कैंडिडेट अपना मजबूत कैंडिडेट उतारा है जो, तो क्या लगता है कि इस बार देवबंद की और उस हॉट सीट को आप कब्जे में ले पाएंगे या एआईएम के असुद्दीन ओवैसी का जनाधार वहां पे है, जिस तरीके से दिख रहा है वहां मदरसा भी है, मुस्लिम मदरसा भी है, उसके चलते वहां की मुस्लिम लामबंद है। तो क्या लगता है आपको उस मुस्लिम मतदाताओं में सेध लगाने में आप कामयाबी आपकी कहां तक है, हो पाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार की जो समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटेजी है वो धर्म के आधार पर या जातिगत आधार पर है ही नहीं। हम कहीं पर भी जाकर ये नहीं कह रहे हैं कि हम मुस्लिम मतदाताओं के बल पर जीतेंगे। हॉट सीट का मतलब ये है कि वहाँ पे असुद्दीन ओवैसी का जो है मदरसा, और पिछली बार भी उन्होंने उस पर कामयाबी हासिल तो नहीं कर पाई। इस बार आपने उसको देखते हुए वहाँ की सीट से आपने कार्तिकेय राणा को आपने उतारा है मैदान में, जो राजेंद्र सिंह राणा के बेटे हैं। राजेंद्र सिंह राणा का आप इतिहास जानते होंगे, राजेंद्र सिंह राणा पहले से भी वहाँ पर रहे हैं और इसलिए वो सीट पे आपने कार्तिकेय राणा को सीट दिया है। ये भी तो कोई मतलब है। देखिए, जो भी सीट्स दी गई हैं, इस बार एक ट्रेंड हमने देखा बंगाल के चुनाव में और भी कई चुनावों में कि जहां पर कैंडिडेट अपने आप में सक्षम है, कैंडिडेट मजबूत है, उसका व्यक्तिगत जनाधार भी है, वहां पर बीजेपी मैक्सिमम लूज करती है। तो इस बार सपा की रणनीति यही रही कि ऐसे कैंडिडेट्स को उतारा जाए जो क्षेत्र के अंदर अपनी पकड़ बना के रखते हैं, जिनका नाम है और जिनका कुछ व्यक्तिगत जनाधार भी है। इसी के चलते वहां पर राणा जी को उतारा गया है, ठीक है। और किसी प्रकार के धार्मिक और जातिगत समीकरणों को लेकर समाजवाद का मतलब है कि हम एक ऐसी सरकार दें जिसके अंदर लोगों की मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति करना पहली प्रायोरिटी हो। यही है वास्तव में राम मनोहर लोहिया का समाजवाद। इस बार अखिलेश यादव जी ने उसी समाजवाद के आधार पर ना सिर्फ मैनिफेस्टो बनाया है बल्कि अपने कैंडिडेट्स को भी हिदायत दी है कि वो धार्मिक बहस से, जातिगत बहस से बचें और विकास के मुद्दे पर वोट मांगें। अगर कहीं पर हम सीट लूज भी करेंगे इसकी वजह से, तब भी हम इस कीचड़ भरी गंदी बहस में नहीं जाएंगे। विनोद जी, पिछली 2007 में वो सीट आपके कब्जे में थी। 2007 में उस सीट पे आपका कब्जा था और 2017 में वो आपके हाथ से खिसक गई। अब की बार आपने बहुत सूझबूझ से और बड़ा समीकरण तैयार करके वहां से राजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। क्या लगता है राजेंद्र सिंह को मैदान में उतारने का मंसूबा क्या रहा? मुस्लिम को रिझाने में, मुस्लिम मतदाताओं को खींचने में क्या कामयाबी राजेंद्र सिंह को मिल पाएगी? किस मुहिम को लेकर के आपने उतारा? देखिए, हमारी पार्टी ने हमेशा सूझबूझ के साथ प्रत्याशी जमीन पे उतारे हैं। उनका सर्वे करवाया है बहन जी ने पहले कि किस समाज में, किस जाति में और क्षेत्र में कितनी पकड़ है, कौन जमीनी नेता है, कौन वोटर को अपनी तरफ ले पाएगा, कौन हमें विजय दिला पाएगा। और सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि 2007 की तरह बहन जी ने भाईचारा कमेटी बना करके सोशल इंजीनियरिंग को बढ़ावा दे करके, जिस तरह हम 2006 में और 2005 में हमने तैयारियां करी थी और 2007 में बहुमत की सरकार बनाई थी, हम पिछले 3 साल से लगातार उसी सोशल इंजीनियरिंग की फॉर्मूले पर, भाईचारे के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं और हमारे 2007 के तरीके से प्रचंड बहुमत की सरकार बहन जी बनाने जा रही है। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जातीय समीकरण से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर 10 मार्च को जब वोट खुलेंगी तो हमारी 230 प्लस वोट सीट हमारी आएंगी प्रचंड बहुमत के साथ। हम 2007 में भी मीडिया हमको 30 से 40 सीट दिखा रही थी, लेकिन हम
सवा 200 सीट लेके 210 सीट लेके सरकार में आए। इस बार 230 सीट से ज्यादा लेकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। भाईचारा, सोशल इंजीनियरिंग, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, महिलाओं का सम्मान, ये हमारे मुद्दे हैं। लोकतंत्र, संविधान, हमारा जो हमारी सरकार है, जो हमारी बहन जी की सरकार है, और हमारा जो घोषणा पत्र होता है वो हमारा संविधान होता है, और संविधान को हम लागू करते हैं। शासन, प्रशासन और अनुशासन हमारा नारा हो रहा है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की सरकार बनाते हैं हम लोग। हमारी सरकार में, बहन जी की सरकार में सभी वर्गों को, सभी दलों को, सभी समाजों को ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है। इसलिए सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को लेकर के हम आगे चल रहे हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं। 2010 दूर नहीं है। 2010 को जब आप देखेंगे, 11 मार्च या 12 मार्च को बहन जी दोबारा से मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी सरकार बने। बाई चांस अगर ऐसी स्थिति नहीं आई तो विकल्प क्या होगा, इसका भी रास्ता हमें बता दीजिए। अगर हमारी सरकार बाई चांस, पहली बात तो 1001% हम सरकार में बैठेंगे, नहीं बैठे तो हम मजबूत भूमिका विपक्ष की निभाएंगे और जनता, सरकार से जनता के हित की बात और जनता के मुद्दों की बात मनवाएंगे। ना हम किसानों को आत्महत्या करने देंगे, ना हम महिलाओं का बलात्कार होने देंगे, ना हम युवाओं को बेरोजगार होने देंगे, ना हम बच्चों को शिक्षा से दूर होने देंगे। मतलब ये आपने आपको ये है कि अगर हमारी सरकार बाई चांस अगर नहीं बनती है तो आप किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। मैंने ये कहा 1001% हम लोग सत्ता में होंगे, नहीं हुए तो हम किंग मेकर नहीं होंगे, हम विपक्षी भूमिका में बैठेंगे। चलिए ठीक, सही है। अनुपम जी, हाँ जी, वहाँ पे एआईएम असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से अपना जनाधार दिया है और वहाँ से जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, उन्होंने इस बार, अब की बार जो है मसूद मदानी के बेटे, मसूद मदानी को आप जानते ही होंगे, मदरसे के मसूद मदानी के बेटे उमर मदानी को मैदान में उतारा है। बहुत ही उम्दा मतलब कैंडिडेट को उन्होंने चुन कर लाए हैं। तो मसूद मदानी के बेटे जो है उमर मदानी को उन्होंने मैदान में उतारा है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओवैसी की जो राजनीति है वो भी एक तरह का, मतलब हम उन्हें एक बिकी हुई पार्टी मानते हैं, क्योंकि हम तो डूबेंगे सनम, बाकियों को भी साथ लेके डूबेंगे। ये उनकी तो ये पॉलिसी है, वो इसी सिद्धांत पे चल रहे हैं। वो यहाँ पे कोई जीतने नहीं आए। एक आध दो कैंडिडेट अगर लोकल लेवल पे अच्छे हों भी, क्योंकि मैं पर्सनली उस कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं आता तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन एज अ माइंडसेट ऑफ दिस पार्टी और उनका व्यक्तिगत जो माइंडसेट है उससे मैं इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता। और हम हर कोई यहाँ जानता है कि वो बीजेपी को जिताने का काम कर रहे हैं। वो यहाँ पे उनकी वो जो सोच है ना कि हम मुस्लिम वोट्स तो हमारी जेब में है और हम वो वोट काटेंगे ताकि वो वोट विपक्ष को ना जाए, क्योंकि वो वोट बीजेपी को नहीं जानी है, ये हर कोई समझता है इस बात को। तो इसलिए इस पे, क्योंकि वो राजनीति यहाँ पे सिर्फ टेम्परेरी, वो कहते हैं ना जिसको, जो कि एक आजकल टर्म बहुत लाउड है कि राजनीतिक टूरिज्म, वो सिर्फ यूपी में करने आए हैं। इसके बाद वो वापस हैदराबाद लौट जाएंगे अपने सामान के साथ। चलिए आखिरी सवाल 10 सेकंड के लिए लूंगा और आखिरी वक्त में गिरीश जी 10 सेकंड आपको टाइम दूंगा। 58 सीटों पे 55 सीटों में जो चुनाव होने हैं 14 तारीख को, उसकी परिप्रेक्ष्य में आपने जो समीकरण बनाया है उस पर क्या लगता है कि आप कितनी सीटों पे आपकी कामयाबी हासिल कर पाएंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से सरकार के प्रति एक असंतोष काफी बड़े वर्ग के अंदर है और भाजपा सरकार सिर्फ मोदी जी और योगी जी के फेस को लेकर चुनाव लड़ रही है। यदि मतदाताओं ने समझदारी के साथ वोट दिया और विकास के मुद्दे चुने तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन जनता यदि फिर भी भ्रमित रही और उन्हीं जातिगत और धार्मिक मुद्दों में फंसी रही, तब जनता को अगले 5 साल फिर से महंगाई की मार भुगतनी पड़ेगी,
चलिए ठीक है। जनता को यही संदेश है, सोच समझ के वोट दीजिए। डॉक्टर जीनेश जी 10 सेकंड आपको भी टाइम मैं दे रहा हूँ। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार कह रही है कि हम अब की बार जो है शिमला बना देंगे, गर्मी उतार देंगे, तरीके की बातें बोल रही है, और क्या लगता है कि इन बातों से आपका जनाधार और बढ़ेगा या जनता इससे आक्रोशित होकर के इस 14 के चुनाव में आपके साथ है? क्या ये गलत आरोप लग है? देखिए सर, पहले तो ये कि आप जो मीडिया वालों ने कि हम शिमला बना देंगे या सर्दी उतार देंगे, गर्मी उतार देंगे, जो एक स्टेटमेंट को कर रखा है, इसका लॉजिक भी समझिए। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बदमाशी दिखाते हैं। देखिए कितना गुंडागर्दी पे कितना कंट्रोल हुआ है, जो बदमाशी दिखा रहे हैं। अब इनके देखिए जो इनके सपा के जो कार्यकर्ता है, वो देखिए आज भी जेल के अंदर से ही अपनी बदमाशी दिखा रहे हैं। सब कुछ जो सर को देखिए, अपनी बहन को उन्होंने मैदान में उतार रखा है, वो पूरे जोर शोर से लड़ रही हैं। इस तरह से ये कोई एक बहस वाली बात, या मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने किसी आम आदमी को धमकाने की कोशिश की है। ये सिर्फ खुले मन ठोको नीति आप ही के है ना? हेलो डॉक्टर जी ने जी से संपर्क कट गया। अनुपम जी जिस तरीके से आपने महिलाओं के साथ आपने बड़ी भागीदारी दिखाई है, महिलाओं को आपने जोड़ने का पूरा प्रयत्न किया और बढ़ चढ़ करके महिलाओं को आपने कैंडिडेट भी अब की बार बनाया है। महिला सशक्तिकरण को लेकर के आपकी प्रियंका जी ने बहुत ताने बाने और कसीदे काढ़े हैं। क्या लगता है कि आप महिलाओं को अब की बार जोड़ करके एक पुख्ता मैंने वो चीज़ दिखाने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे? अगले चरणों में रिस्पॉन्ड कीजिए। बिल्कुल। देखिए महिलाओं की पॉपुलेशन तकरीबन 50% है। ओके, और महिला अगर एक महिला सशक्त होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है। एक महिला एजुकेटेड होती है तो पूरा परिवार पूरा कुनबा बढ़ता है। इसलिए महिलाओं को सशक्त के लिए जो प्रियंका जी ने ये कदम उठाया, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा और बोल्ड मूव था। दूसरा, हमने 40% टिकट्स महिलाओं को दिए और बाकी 40% में सारे युवा हैं। और एक एक व्यक्ति जो हमारे चुन के आए हैं, आप देखेंगे किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और अगर कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन पे और उनकी क्षमता पे वोट पड़ा तो कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता। चलिए ठीक है। विनोद जी आपसे सवाल है कि विनोद जी 2007 को फिर से दोहराने का आपने दावा किया कि 2007 को फिर से दोहराने जा रहे हैं, वो भी प्रचंड मतों से। तो क्या लगता है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए हमारी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी। और सुन लीजिए मेरी बात को, मैं और एक बात बता रहा हूँ। जो अनुपम जी ने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बातें सुनने के लिए और बोलने के लिए बहुत अच्छी हैं। और सपना देखना सबका एक अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार है। जो कांग्रेस वाले सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, मुझे हंसी आती है इनके ऊपर। ये कहीं से कहीं तक पांचवे और छठवें नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके प्रत्याशी अपनी जमानत जब्त करा रहे हैं। इनको सीटों पर इनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने वाली है। चलिए जनता मूड बना चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता मूड बना चुकी है। आप सभी का वाली हंसी आपकी बहुत अच्छी है। चलिए ठीक है। बता दो, नोएडा के अंदर अगर कृपाराम जी अपनी जमानत भी बचा पाए ना, तो उस दिन मैं आपकी ये हंसी देखना चाहूंगा। पांडे जी उस दिन एक डिबेट और रख लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बड़े अच्छे मुद्दे पे बात हुई। फिर से हम किसी नए मुद्दे को लेकर के आएंगे और फिर से एक नई बहस करेंगे। हमारा डिबेट चलता रहेगा। हमारी बहस बिना मुद्दे की बहस करते हैं। हम किसी मुद्दे को बदल कर बहस नहीं करते हैं। आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद।